हेलो एवरीवन, मैं कीर्ति गुप्ता ग्रो विद विकास चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रही हूँ जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, जिसका पहला टॉपिक है रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन क्या होता है? सपोज वी आर गिवन अ नंबर हुज डिनोमिनेटर इज इरेशनल। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा नंबर गिवन है जिसका डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल है, पर अपरिमेय संख्या है। तो इसके बाद क्या होता है, देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हुज डिनोमिनेटर इज अ रैशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ सूटेबल नंबर इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा सूटेबल नंबर लेते हैं जिससे कि हम उसकी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो एक्सप्रेशन है उसका जो डिनोमिनेटर है वो एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसी को मतलब उस एक्सप्रेशन को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/√5। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा ये फ्रैक्शन है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये क्या लिखा हुआ है, √5 लिखा है। तो √5 जो है ये क्या है, इरेशनल है। तो हम यहाँ पे एक सूटेबल नंबर लेंगे जिससे कि अगर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रैशनल में कन्वर्ट हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे अगर √5 लें तो इससे सूटेबल नंबर कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमको जहाँ पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रैशनल। तो अगर हम प्रोडक्ट करेंगे टू इरेशनल का तो क्या होगा, रैशनल हो जाएगा। तो √5 × √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 3√5। तो ये रैशनल में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या होगा, इसका रैशनलाइजेशन फॉर्म हो गया ये। अब हम बात करते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में। तो क्या होता है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज रैशनल देन ईच वन इज कॉल्ड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर। अगर किसी दो इरेशनल नंबर्स के प्रोडक्ट को हम लेते हैं और उनका प्रोडक्ट जो होता है वो रैशनल में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आपस में दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं। जैसे इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई इरेशनल नंबर है a+√b है, और दूसरा जो है हमारे पास a-√b है। तो इन दोनों का आप प्रोडक्ट लीजिए तो क्या हो जाएगा, a+b और a- प्रोडक्ट लीजिए a+√b प्रोडक्ट a-√b। तो ये क्या है, a+b a-b, तो a² - b² फॉलो होगा। तो क्या हो जाएगा, a+b a-b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे तो a² माइनस √b का स्क्वायर करेंगे तो b हो जाएगा। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या है, जब दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर मिलता है तो हम कह सकते हैं कि जो पहला वाला नंबर है वो दूसरे का क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि √x + √y का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, √x - √y। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि √x + √y जो है इसका कॉन्जुगेट क्या है, √x - √y। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉन्जुगेट क्या होता है। तो कॉन्जुगेट जो होता है मैथ के टर्म्स में, कॉन्जुगेट जो होता है इज फॉर्म बाय चेंजिंग द साइन बिटवीन टू टर्म्स इन अ बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल में दो टर्म्स के बीच में जब आप साइन को चेंज करके सेम वही चीज़ लिख देते हो तो वो उसका कॉन्जुगेट बन जाता है। ये देखिए सेम है, बस यहाँ पे साइन चेंज है, तो ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट है, और ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर भी है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1F का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 2 का 6 जो 2010 में पूछा हुआ है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/√7 - √6। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, तो हमें पता है कि रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 1/√7 - √6 में, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसी के अपोजिट साइन को ले लेंगे, √7 + √6 /√7 + √6। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √7 + √6, और ये a - b और a+b, तो a² - b² का रूट फॉलो होगा। तो a - b a+b, तो a क्या है, √7 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस b क्या है, √6 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो √7 + √6, और 7 में 6 क्या 1, तो ये हो जाएगा √7 + √6। ये हमारा हो गया आंसर।
हम चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1/√7 माइनस √6 का। हमको पता है रेशनलाइज करने पे हमको इसका कॉन्जुगेट ही मिलेगा, तो डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते हैं कि √7 + √6, लेकिन हमको इसको डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसको हमको सॉल्व करना है, क्योंकि आप 9th क्लास में हो तो आप सॉल्व करके बताओगे तो ही ज़्यादा बेटर होगा। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन दैट √2 की वैल्यू दी है एंड √5 की वैल्यू दी है, फाइंड द वैल्यू टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ऑफ फॉलोइंग। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, √10 माइनस √5 अपॉन √2। तो सबसे पहले हम √10 को ब्रेक कर सकते हैं किसमें, √5 के वैल्यू में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो √10 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √5 लिख सकते हैं माइनस √5 अपॉन √2। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं √5 दोनों में, तो √5 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, √2 माइनस 1 अपॉन √2। अब हमें गिवन है √2 और √5 की वैल्यू गिवन है, तो हम इसको रख सकते हैं। √5 की वैल्यू क्या है 2.236 और √2 की वैल्यू कितनी है 1.414 माइनस 1, और नीचे भी रख देंगे 1.414। अब यहाँ से 2.236 और यहाँ कितनी वैल्यू बचेगी 0.414 अपॉन 1.414। यहाँ पे 3 अंक पे डेसिमल्स हैं, तो यहाँ से हम हटा सकते हैं इसको। ये किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 2 4 जा 2 0, 2 7 जा 14, ठीक है। 2 7 जा 14 0, 2 7 जा 14, अब कटेगा नहीं, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0.655। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका 2010 में पूछा हुआ है, ठीक है, 2010 में। और मैंने 4th क्वेश्चन लिया है, फाइंड रैशनल नंबर्स a एंड b सच दैट √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 इक्वल टू a प्लस b √2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको यहाँ पे रैशनल नंबर्स a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जो इसका कॉन्जुगेट होता है उससे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें। तो √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और a प्लस बी a माइनस बी दोनों का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √2, a की जगह पे क्या है √2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस b की जगह पे 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो गया, प्लस b स्क्वायर प्लस 1 अब माइनस 2ab यानी कि 2√2 अपॉन 2 में से गया 1, ये क्या हो गया 2 + 1 3 माइनस 2√2। अब यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को भी लिख लेते हैं a प्लस b √2। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू हमें क्या मिली, a की वैल्यू हमें मिली 3 और b की वैल्यू क्या मिली, b की वैल्यू मिली √2 दोनों इसके कोफिशिएंट मैच कर रहे हैं, तो b की वैल्यू क्या मिली -√2। यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू 3 और इसका कोफिशिएंट √2 है, इसका भी कोफिशिएंट √2 है, तो b की वैल्यू क्या मिली -2। ये इसका आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन हमारा कब पूछा है 2012 में भी पूछा गया है। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिया है, सिंप्लीफाई करना है 4 + √5 अपॉन 4 माइनस √5 प्लस 4 माइनस √5 अपॉन 4 + √5। इसको सॉल्व करने के लिए सेम वही प्रोसेस है, आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 + √5 अपॉन 4 माइनस √5, इसका कॉन्जुगेट क्या है माइनस है, तो इसका कॉन्जुगेट प्लस हो जाएगा 4 + √5 अपॉन 4 + √5, प्लस लगाया 4 माइनस √5 अपॉन 4 + √5, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट माइनस होगा 4 माइनस √5 अपॉन 4 माइनस √5। अब यहाँ पे सेम है, तो 4 + √5 a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है a माइनस बी a प्लस बी है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूल फॉलो होगा। तो a स्क्वायर क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 और क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस 4 a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस √5 का स्क्वायर 5। अब इसको भी फिर हम ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस √5 का स्क्वायर 5 और फिर प्लस 2ab होता है, यानी कि हो जाएगा
4 2 जा 8 √5 और 16 में से 5 गया 11 प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा 16 प्लस 5 माइनस 8 √5 अपॉन 11। यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो ये 8 ये से कैंसिल हो जाएगा और 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 अपॉन 11 प्लस 21 अपॉन 11, ये दोनों नीचे का सेम है 11 11, ये हो जाएगा 21 प्लस 21 42। ये आपका आंसर हो गया। हमारा नया टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसमें क्या है, लेट ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0 बी रियल नंबर्स। कोई दो रियल नंबर है ए एंड बी, लेट एम एंड एन बी रैशनल नंबर देन वी हैव। तो पहला रूल हमारा क्या है, पहला रूल ये है, लॉ जो हमारा पहला है ये कहता है कि अगर ए हमारा जो है ए पे एक्सपोनेंट्स एम हो इनटू ए पे एक्सपोनेंट्स एन हो, यानी कि बेस हमारा सेम हो एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, तो उस केस में क्या होता है, जो बेस होता है उस पर जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, बेस जो होता है उस पर एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। अब इस पेज पे मैं आपको एक 1G से एक क्वेश्चन मैंने लिया है, मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि 2 पे पावर 2/3 हो इनटू 2 पे पावर 1/3 हो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो बेस है वो सेम है और एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है। तो क्या होगा, बेस पे एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे 2/3 प्लस 1/3। अब यहाँ पे बेस सेम है तो एलसीएम लेंगे तो 3 ही मिलेगा और 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल 2, तो हमारा क्या मिल गया 2 मिल गया। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा जो सेकंड लॉ जो है वो क्या कहता है कि अगर बेस, इसमें भी बेस सेम होता है। ठीक है, मान लीजिए a⁴m है अपॉन a⁴n है, बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है लेकिन अब वो डिवाइड के फॉर्म में है। तो उस केस में क्या होता है कि बेस तो सेम होता है लेकिन जो डिनोमिनेटर का बेस होता है उसको हम न्यूमरेटर के बेस से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो a⁻m-n। इसको बताने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। ये भी 1G से लिया हुआ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 1G। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो यहाँ पे क्या होगा 6 और जो डिनोमिनेटर का जो बेस है मतलब एक्सपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट से। ठीक, अब यहाँ पे 6 है, अब यहाँ पे बेस डिफरेंट है तो एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 20, 5 जा 20 तो 5 माइनस 5 4 जा 20 तो 4, तो 6 5 में से 4 गया 1 अपॉन 20। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर a के पावर m है इनटू b के पावर m है, मतलब कि बेस डिफरेंट हो और जो एक्सपोनेंट हो वो सेम हो, तो उस केस में जो बेस होता है उसका प्रोडक्ट हो जाता है और जो पावर होता है वो एक ही साथ ऐड हो जाता है। मतलब आप एक ही बार पावर को लिखते हो क्योंकि पावर तो सेम है और बेस डिफरेंट है। ठीक है, तो इस पे मैं क्वेश्चन आपको कराती हूँ। जैसे कि अगर 3 के पावर 1/4 है इंटू 5 के पावर 1/4 है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपका बेस है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं 3 × 5 और चूँकि आपका एक्सपोनेंट सेम है तो आप एक ही बार लिखेंगे 1/4, तो 3 का 5 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा इंटू 1/4। ये आपका आंसर हो गया। चौथा रूल क्या कहता है कि अगर a के एक्सपोनेंट m है, फर्दर उसके ऊपर भी एक्सपोनेंट n है, तो दोनों ही एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो a पे m इंटू n। मान लीजिए अगर a पे m है, फिर उसके ऊपर भी n एक्सपोनेंट है, फिर आपका p है, फिर q है, तो क्या होते हैं सारे जो पावर होते हैं ना उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है m n p q। तो वैसे ही आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपस में सारे जो एक्सपोनेंट होते हैं, जो सारे पावर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। ये सारे एक्सरसाइज नंबर 1G से उठाए गए क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो आप बुक को चेक कर सकते हैं। 3 के पावर 4 1/4। ठीक है,
तो आप इसको देख सकते हैं कि 3 की पावर 4 है, फिर 1/4, तो क्या होगा आपस में ये जो एक्सपोनेंट्स हैं इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 1/4, 4 से 4 कैंसिल है और यहाँ पे 3। पांचवा लॉ हमारा क्या कहता है कि अगर ए और बी डिवाइड के फॉर्म में है और उस पर ए की पावर m लगा हुआ है तो आप उसको ब्रेक करके भी लिख सकते हो, जैसे a के पावर m अपॉन b के पावर m आप इसको लिख सकते हो। इसमें एक और रूल है, छठवां रूल में मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। अगर a पे पावर -n है तो माइनस को निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, 1/1 a टू दी पावर n, मतलब आप इसको चेंज कर सकते हो, ऐसे डिवाइड के फॉर्म में आप इसको चेंज कर सकते हो। इस बिहाफ पे मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, जैसे 81/49 के पावर -3/2 है। तो यहाँ पे आप क्या देखिए 81 के किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, तो आप इसका 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो आप 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर माइनस क्या है, 3/2 है। आप अब ये देख सकते हैं, आप सेम इसी के रूप में है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 9/7 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं -3/2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9/7 -3/2। आप अब इसको ये वाला रूल फॉलो कर सकते हैं, -n है, आप इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर दोगे, 1/a⁴n कर सकते हैं। तो इसको जब निगेटिव को हम पॉजिटिव बनाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7/9 3/2 हो जाएगा। सॉरी ये 2 नहीं हुआ क्योंकि 2 को तो मैंने पहले ही काट दिया था। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 और 9 का क्यूब कितना होता है 729। अब छठवां लॉ क्या है, छठवां लॉ ये है कि अगर a के पावर 0 है, यहाँ a क्या एक की जगह पे आप कोई भी संख्या लिख सकते हो, a ले सकते हो, b ले सकते हो, c ले सकते हो, या कोई भी संख्या हो 1 2 3 4 कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। ऑलवेज ट्रुथ है ये। इसके बिहाफ पे मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ। 2 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0 अपॉन 5 की पावर 0 अगर आप लेते हैं तो 2 की पावर अगर 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, प्लस 7 के पावर 0 है तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी, प्लस 5 के पावर 0 है तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी। तो 1 1 2 प्लस अपॉन 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ही होगा। ठीक है। अब हमारा 7th रूल क्या है कि अगर ए बी के पावर m है तो हम इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर m इंटू बी के पावर m लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट लॉ क्या है, अगर a हमारा कोई रियल नंबर है और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो जो हमारा nth रूट ऑफ a होता है, nth रूट ऑफ a होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a के पावर 1/n लिख सकते हैं। ठीक है, nth रूट ऑफ a कैसे लिख सकते हैं, a के पावर 1/n लिख सकते हैं। जैसे अगर हमारा 2 थर्ड रूट ऑफ 2 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट पे 2 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट लॉ क्या है कि अगर a कोई ग्रेटर देन 0 कोई रियल नंबर है और m कोई रैशनल नंबर है तो उस केस में क्या होगा कि जो nth रूट ऑफ a का एक्सपोनेंट अगर m है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर m/n लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 2 रूट ऑफ 4 का एक्सपोनेंट है 3 तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 3/2 लिख सकते हैं। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 3 1/2। अब 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, अब हमें पता है कि 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, और इस पे कितना है 1/2 है, तो 2 से 2 ये कैंसिल और हमारा आंसर क्या आ गया 8 आ गया। आज का मेरा ये नंबर सिस्टम का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।